रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़िदा मोहम्मद। आप जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने शुरू किया था फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। उसका जो पहला टॉपिक था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। फिर उसके तीन मुख्तलिफ, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े थे, तीन मुख्तलिफ केसेस थे, वो तीन केसेस को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, जो उसका टॉपिक है, उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब सेकंड टॉपिक है, वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने वेरिएबल फोर्स, इंशाल्लाह वो जो कांस्टेंट फोर्स है उसको भी थोड़ा सा टच देंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले डियर ऑडियंस, आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब हमारी ये वीडियो देख लें, ये लेक्चर देख लें, तो वीडियो को लाइक करना और पेज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सो चले आते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ। हमारे इस टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्क क्या है। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। वर्क हमारे पास फिजिक्स के लिहाज से कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो जाए और उस फोर्स की वजह से वो आगे जाकर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसको फिजिक्स में नाम दिया जाता है वर्क। अब ये जो वर्क है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के वर्क हो सकते हैं। वर्क तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इस पर अप्लाई होने वाला फोर्स है वो हमारे पास दो किस्म का फोर्स है। अब कैसे दो किस्म का फोर्स है? एक हमारे पास होता है कांस्टेंट फोर्स, एक हमारे पास होता है वेरिएबल फोर्स। अब सवाल पैदा होता है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का मतलब वो चीज़ विच डज नॉट चेंज, हर वो चीज़ जो चेंज ना होता हो, एक ही हालत में हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट। सो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स का मतलब वो फोर्स कि जिसकी वजह से वर्क हो रहा हो और उस फोर्स में कोई चेंज ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, ये जो वर्क स्टार्ट हुआ, मतलब इस पर अप्लाई होने वाला फोर्स जो है 5 न्यूटन फोर्स है, तो इस बॉडी को पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक पहुंचाते वक्त ये सारा का सारा फोर्स क्या होना चाहिए? वही 5 5 5 5 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा? कांस्टेंट फोर्स, वो फोर्स जो चेंज ना हो। अब जब कांस्टेंट फोर्स के साथ कोई वर्क होगा स्टूडेंट्स हमारे लिए, उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते थे? अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाकर पिछला लेक्चर देख ले, इसी वीडियो के इंशाल्लाह ऊपर ही आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा लिंक, फिर आप वहाँ पर देख लेना, कोने में देख लेना, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वर्क किसी कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो जाए तो उसके लिए फार्मूला कौन सा होगा? वर्क इज इक्वल टू W मीन्स वर्क, F मीन्स लगने वाला फोर्स, D मीन्स जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, cos थीटा मीन्स अगर कोई एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बन रहा था तो उसकी वजह से। सो अगर कोई भी वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से हुआ तो उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, जो कि आप लोगों के बुक में भी यही पॉइंट्स लिखी है। When the applied force on a body is constant, जब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, then the above equation is used for work। तब वर्क के लिए वहां पर जो हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो हुआ पिछला टॉपिक, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने रिवीजन दे दिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स के लिए किस तरह का ग्राफ बनेगा? सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफ। कुछ स्टूडेंट्स ने ग्राफ के बारे में उनको नहीं पता होता। ग्राफ हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो दो क्वांटिटीज़, दो मिकदारों के दरमियान रिलेशन बताती है नंबर्स की शक्ल में। कैसे? आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा। क्रिकेट में हमारे पास जब ग्राफ बना दिया जाता है वो बॉल्स, मतलब ओवर्स और रन्स के दरमियान बना दिया जाता है। सो ओवर्स एक अलग मिकदार है और रन्स हमारे पास अलग मिकदार है। इन दोनों के दरमियान नंबर्स की शक्ल में जो हमें कोई चीज़ बताती है उसको कहते हैं ग्राफ। सो ये इसी तरह ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बनाया एक वर्क के लिए जो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा हो। इस तरफ हम लोग वाई एक्सिस के लिहाज से ले रहे हैं फोर्स और एक्स एक्सिस के लिहाज से हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। सो अगर कभी भी हमारे पास वर्क हो रहा हो और उस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो तो उसके लिए ग्राफ ये होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिहाज से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल फोर्स की तरफ स्टूडेंट्स। वेरिएबल फोर्स हमारे पास, वेरिएबल का मतलब वो चीज़ जो चेंज होता हो, विच चेंजेस। सो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स का ये मतलब हुआ कि अगर कहीं पर वर्क हो रहा हो और उस वर्क पे, मतलब वहाँ पर उस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो पहले इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक वो फोर्स कांस्टेंट ना रहे बल्कि तब्दील होता जा रहा हो।
अब किस तरह से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमारे पास यहाँ पर एक शख्स फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो एक शख्स लगा रहा है, और उसने इस फोर्स को यहाँ, इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाया। अब जब यहाँ से यहाँ तक लाया, यहाँ से अब उसको इस बॉडी को लाना है यहाँ तक। यहाँ पर एक शख्स फोर्स लगा रहा था, फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास दो शख्स फोर्स लगा रहे हैं, इस पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो आप लोग देखें, पहले एक शख्स था, अब दो शख्स है, तो फोर्स ज्यादा हुआ कि नहीं, फोर्स चेंज हुआ, तो हमारे पास इसी वजह से वेरिएबल फोर्स। अब इन दोनों ने इसको यहाँ तक लाया, अब ये लोग इसी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं। फर्ज करें यहाँ पर फिर हमारे पास जो लगने वाले फोर्स हो गई वो हमारे पास हो गए 3 लोग। अब तीनों यहाँ पर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर एक शख्स फोर्स लगा रहा था, फिर यहाँ पर दूसरा शख्स फोर्स लगा रहा था, अब यहाँ पर तीसरा शख्स फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे पास ये फोर्स क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम लोगों ने कहा था वर्क के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, लेकिन जब फोर्स चेंज हो रहा हो उसके लिए कभी भी हम लोग ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स एक तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल आपके बुक में वहाँ पर शो किया गया है, आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारे पास एक रॉकेट जा रहा है ज़मीन से ऊपर की तरफ। जब भी हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है। ये जो रॉकेट है हमारे पास ज़मीन से जा रहा है ऊपर की तरफ। अब ये जब जितना ऊपर जा रहा है इस पर लगने वाले फोर्सेस कम हो रहे हैं और आखिर में ये चला जाता है बिल्कुल स्पेस तक। अब यहाँ पर स्टूडेंट सवाल पैदा हो जाता है कि ये फोर्स सर आपने कहा कम हो रहा है, ये फोर्स कैसे कम हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास, मैं आप लोगों को, ये हमारे पास है अर्थ। अब हमारे पास हम लोगों ने ये पढ़ा है, जितना हम ज़मीन के करीब होंगे उतना ही उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हम पर लगने वाला वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो हम लोग इस ज़मीन के सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे मतलब हाइट पर जब जाएंगे, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब ज़मीन से हम ऊपर जाएंगे जितना हाइट हमारे पास बढ़ता जाएगा उतना हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में ग्रेविटेशन में कि रेडियस मतलब जमीन, दो बॉडीज के दरमियान फासला और उस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिल्कुल यही केस यहाँ पर है। जब एक बॉडी ज़मीन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है ज़मीन से ऊपर जा रही है, जितना ज़मीन और इस बॉडी के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा उतना उस पर ज़मीन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। तो जो वीडियो में आपको मैंने रॉकेट दिखाया यहाँ पर, वो रॉकेट जितना ऊपर जाएगा उतना फासला बढ़ेगा और ज़मीन का फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर भी एक वर्क हो रहा है और वर्क की वजह से फोर्स क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, वेरिएबल का वेरी कर रहा है, वेरी मतलब चेंज हो रहा है। सो हमारे पास वेरिएबल फोर्स के लिए फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पर देखिए, व्हेन अ वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब भी वर्क किसी वेरिएबल फोर्स पर होगा, देन द होल पाथ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। तब उस बॉडी ने पहले पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो सारा फासला तय किया उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग चेंज करेंगे। किस तरह से, इस हमारे एग्जांपल को ज़रा देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक हम इसको एक वर्क नहीं ले सकते, तो हम लोग इसको कितने वर्क लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस बॉडी पर अब फोर्स अप्लाई हुआ, ये यहाँ तक आई। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ इसको मैं नाम दे देता हूँ वर्क 1। फिर हमारे पास इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो इसको फिर मैं नाम दे देता हूँ वर्क 2। फिर हमारे पास इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो इसको फिर मैं नाम दे देता हूँ वर्क 3। इस तरह फिर जितना आगे जाएंगे वर्क 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर n नंबर तक हम लोग जाएंगे। सो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखें, इसको आप सारा एक वर्क कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हम लोग कितने छोटे छोटे सेगमेंट्स में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर इसको कितने छोटे छोटे सेगमेंट्स में चेंज करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपने तब तक इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स तक आपने इसको चेंज करना होगा जब तक ये जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया वो स्ट्रेट हो।
अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है तो आपके पास ये हुआ एक सेगमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट है तो आपके पास दूसरा सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ पर तीसरा सेगमेंट। मतलब आपने जितना कम आपने सेगमेंट्स में इसको जितना छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाओगे उतना जो आपका रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। जितने छोटे छोटे इसको आप हिस्से बनाएंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जितना बड़ा बड़ा आप सेगमेंट्स लोगे, मतलब इसको वर्क 1 वर्क 2 को बड़े बड़े सेगमेंट्स में लोगे, उसमें उतना ही ज़्यादा एरर आएंगे। तो आपने इसको मजीद से मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, लेकिन इतना भी कि जहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो वो आपके पास पहला सेगमेंट, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर दूसरा सेगमेंट। हो सकता है कि इस हिस्से में जो फोर्स लग रहा था वो हमारे पास कांस्टेंट हो। तो इसको फिर हम लोग इसके कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में चेंज करेंगे। सो यहाँ से सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई हुआ उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? फोर्स 1। सो यहाँ पर हम लोग फोर्स का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, फोर्स, या फिर यहाँ पर हम लोग ये लिख लेते हैं कि सबसे पहले छोटा सा आपने यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है कि हमारे पास फर्स्ट कर एक बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ, उसको हम लोगों ने F1 का नाम दिया, और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हम लोगों ने D1 का नाम दिया। सो यहाँ पर लेट a force F1 is applied on a body and it covers a distance D1। सो यहाँ तक जब आपने लिख दिया तो यहाँ पर आप इसके फोर्स को क्या नाम दोगे? F1। डिस्टेंस को क्या नाम दोगे? डिस्टेंस 1। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो वर्क हुआ उसको हम लोग नाम दे देंगे W1। वर्क 1 हुआ, और कौन से फोर्स से हुआ? फोर्स 1 से हुआ। सो अब हम लोग नाम दे देंगे फोर्स 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें आप लोग देखें, हम लोग D हम लोग लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ D नहीं लिखेंगे, बल्कि D के साथ क्या लिखेंगे? डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा का मतलब कि यहाँ पर जो चेंज डिस्टेंस में आया वो बहुत ही छोटा चेंज आया। सो यहाँ पर F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके बाद कौन से सेगमेंट में इसको चेंज किया था? सेगमेंट नंबर 2, F2 और D2। सो यहाँ पर आपने यही चीज़ लिखना है कि फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, यही पॉइंट आपने लिखनी है, यही पॉइंट कि फर्ज करें एक फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पर F1 है, वहाँ पर आप क्या नाम दोगे? F2 इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपने D1 लिखा है, वहाँ पर D2, सेम यही स्टेटमेंट, बट F1 और D1 को आपने F2 और D2 में चेंज करना है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा W। अब वो यहाँ पर दूसरे सेगमेंट की बात हो रही है, सो W को हम लोग किस चीज़ के बराबर रखेंगे? 2 के बराबर रख लेंगे। F2 इज इक्वल W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आप लोग देखें, ये हुआ F1, ये हुआ F2, हमारे पास मतलब वर्क 2 वर्क 1 हुआ, इसी तरह फिर वर्क 3, फिर वर्क 4, फिर जाता जाएगा ये n नंबर तक पार्ट्स तक जा सकता है, n नंबर के सेगमेंट्स तक जा सकता है। सो उसके लिए फिर हम लोग फार्मूला इस सारे वर्क्स को क्या करेंगे? जमा करेंगे। जब इन सारे वर्क्स को जमा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कि द वर्क इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, फिर हमारे पास प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, फिर हमारे पास ये जो वर्क है हमारे पास, फिर इसके बाद कौन सा होगा? सेगमेंट नंबर 3 होगा। सेगमेंट नंबर 3 जब होगा तो हम लोग लिखेंगे F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3, और फिर ये जो हमारे पास वर्क है, मैंने कहा ये सेगमेंट्स कहाँ तक जाएंगे? n नंबर तक जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास इस एग्जांपल का था, F1 W1 हम लोगों ने ऐड किया, W2 ऐड किया, W3। अब अगर ये n नंबर तक जाएंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पर कि वर्क इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, फिर F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2,
फिर हमारे पास ये जाता जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन। मतलब ये हमारे पास चलता जाएगा, ये जो छोटे सीक्वेंस से ये जाते जाएंगे एन नंबर तक जाते जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बार बार इस तरह बड़ा इक्वेशन लिखने से हमारे 2-3 नुकसान हैं। एक, इसमें हमसे मिस्टेक हो सकती है। दूसरी बात, इससे जिस पेज पर हम लिख रहे हैं वो भी ज़ाया होगा और इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो क्यों ना इसको हम लोग एक छोटे से इक्वेशन में लिखे, छोटे से फॉर्म में लिखे। अब इसको छोटे से फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यही वर्क लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक साइन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, जिसको कहते हैं समेशन। ओके, इसका जो नाम है हमारे पास, इसका नाम है समेशन। अब अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, इसके पहले में एक नाम आ रहा है सम। सम का मतलब क्या है? जमा। सो समेशन एक ऐसा साइन है कि जो n नंबर्स तक कोई भी चीज़ जा रहा हो उन सब को एक छोटे से फॉर्म में लिख लेना, उन सब को जमा कर लेना। तो उसके लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं समेशन, के n नंबर तक के नंबर्स को एक जगह पर लिख लेना। अब हमारे पास समेशन, ये नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? i से। सो हम लोग लिखेंगे कि इनिशियल पॉइंट i इज इक्वल टू 1, फिर ख़त्म कहाँ पर हो रहे हैं? n पर ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके सिरे पे आप लिख दें n। मतलब ये जो वर्क शुरू हुआ 1 से शुरू हुआ और n पर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर आप लिखें द f1 fi, फिर डेल्टा डी आई, फिर कॉस थीटा आई। ये जो है आपके पास ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल किया जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए। ये फार्मूला हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने जो वर्क हुआ उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपने डिवाइड करना है, फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो छोटे छोटे सेगमेंट्स के जहाँ जहाँ पे वर्क हुआ F1 F2 F3 सॉरी W1 W2 W3, ये सारे वर्क्स को आपने जमा करना है। उन सब को जमा करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास टोटल वर्क डन वहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स था उसके लिए तो हम लोगों ने आप यहाँ पर ग्राफ देख लिया इसी वीडियो के पहले में। लेकिन अगर हमारे पास वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होगा उसके लिए जो ग्राफ होगा वो फिर कुछ इस तरह से होगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है? देखिए, हमारे पास फोर्स पहले बहुत कम था, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, फिर एक वक्त आया फिर वो बिल्कुल हमारे पास कांस्टेंट था। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो निचला एक्स एक्सिस है इसके लिहाज से हम लोगों ने लिया है डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस के लिहाज से हम लोगों ने लिया है यहाँ पर फोर्स। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पर ये पहला जो छोटा यहाँ पर खाना नजर आ रहा है ये हुआ वर्क 1, फिर हुआ वर्क 2, फिर वर्क 3, 4, 5, 6, ये जाता जाएगा n नंबर तक। मैंने कहा था ना कि हम लोग वर्क को क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको आप मज़ीद भी छोटे हिस्सों में तब्दील कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने हम इसको छोटे छोटे सीक्वेंस हिस्सों में तब्दील करेंगे उतना ही इसका हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा, गलती से मतलब उससे गलती उसमें नहीं होगी। तो इसको आप मज़ीद भी छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील कर सकते हो। तो ये हमारे पास है वो ग्राफ कि हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा तो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ पर इसके नीचे आप छोटा सा सेगमेंट लिख ले, यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।